नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। बात स्टेटहुड यानी राज्य के दर्जे तक पहुंच गई है। फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों ने खुला समर्थन भी कर दिया है। अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप यूएनजी में भाषण भी देने वाले हैं। उससे पहले मुस्लिम देश के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। नेतन्याहू भी ट्रंप से मिलने आने वाले हैं। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है और इसके मायने क्या हैं? इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत सुरेश गोयल जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लंबा अनुभव रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी। धन्यवाद। तो दर्शकों के लिए जरा बताइए, आखिर यूएन में चल क्या रहा है फिलिस्तीन के मुद्दे पर? देखिए, बात यह है कि फिलिस्तीन, जैसे ही जो बोलते हैं, या पैलेस्टीन, यूएन के एजेंडा पर एक इशू है जो उसको तकरीबन 70 साल हो गए हैं अब तक। 59 से ये यूएन के एजेंडे पर है, जब से इजराइल क्रिएट हुआ है। लेकिन उसके बारे में हालांकि इंटरनेशनल तौर पर काफ़ी बातचीत हुई है। यूएन की एजेंसीज भी है। UNRWA का आपने नाम सुना होगा, जो कि रिलीफ वर्क एजेंसी है, सॉरी रेफ्यूजीज वर्क। तो जो उनको पैलेस्टीनियंस हैं, गाजा में हैं, उनको जब मदद पहुंचानी होती है, उसमें UNRWA काफ़ी एक्टिव रहता है। तो ये सब यूएन इसमें बीच में काफ़ी इन्वॉल्व रहा है। लेकिन यूएन में अभी तक पैलेस्टीनियन को एक ऑब्जर्वर मिशन का ही दर्जा हासिल है, बजाय इसके कि उसको एक फुल स्टेट के ऊपर के तौर पर उसको मान्यता दी जाए या उसको फुल मेंबर बनाया जाए। जी। तो अभी क्योंकि आपने जैसे सुना होगा, इजराइल का हमास का जो युद्ध चल रहा है, हमास ने हमला किया, इजराइल ने जब वहाँ पे हमला किया, इजराइल ने प्रण लिया कि हमास को खत्म करके ही दम लेगा। इजराइल डजंट बिलीव इन टू स्टेट थियरी। यूएसए में पहले टू स्टेट थियरी को रिकमेंड किया गया था, लेकिन ट्रंप ने भी अब टू स्टेट थियरी से बैकआउट कर लिया है। जी, तो जो पैलेस्टीनियंस हैं, दो 20 लाख पैलेस्टीनियंस, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन सा मुल्क है, कहाँ पर रहेंगे? तो काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो अगर आप चाहें तो मैं बोलता रहूंगा या आपके सवालों का जवाब दूंगा। जी। जी। आप जैसा कहेंगे। एक सवाल मेरा यहाँ पे, बिल्कुल आपसे पूरी जी। जानकारी तो लेंगे क्योंकि दर्शक जो हैं बहुत कुछ जी। जानना चाहते हैं। एक बड़ा प्रोसेस होता है यूएन में। जी। पैलेस्टाइन को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिल सकता है यूएन में? देखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूएन महासभा में बहुमत तो आसान है, अभी भी बहुमत है। जी। जो 75% देश हैं वो इसके समर्थन में हैं। लेकिन जो परमानेंट सदस्य हैं, खासतौर पर अमेरिका का वीटो, उसका बड़ा योगदान है। तो जी। कैसे एक देश को राज्य का दर्जा मिलता है और फिलिस्तीन के मामले में ये क्या चल रहा है? देखिए, वो जो यूएन का जो होता है, वो राज्य का दर्जा मिलने वाली बात नहीं होती। हम्म। वो होता है कि यूएन की सदस्यता मिलने के लिए क्या प्रोसेस होता है। जो राज्य का दर्जा मिलता है, वो दो देशों के बीच में एक बायलैटरल बातचीत होती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे ताइवान की बात कर लीजिए आप। ताइवान को कुछ देश हैं लैटिन अमेरिका में और कैरिबियन में, जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, जी, और उनके दो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनसे। वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में है। भारत उसको मानता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। कुछ लोग तिब्बत को भी एक स्वतंत्र देश मानते हैं, जिसको चीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जो राज्य की मान्यता देने वाला मुद्दा है, वो तो दो देशों के बीच की बात होती है। तो जैसे कि अभी फ्रांस ने डिक्लेयर किया, यूएनजीए में करेगा वो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड बाहर से वो कह चुके हैं कि पैलेस्टीनियन एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र चाहिए। होता यह है कि जितने ज्यादा देश उसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं और रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, उतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि उसको संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दी जाए। जी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। एक तो यूएनजीए जनरल असेंबली में उसको बहुमत से उसका जो प्रस्ताव है पारित होना, और उसके बाद में जो रिकमेंडेशन है यूएनजीए की कि इसको सदस्य बनाया जाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगनी जरूर होती है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में जहां पर कि 10 नॉन वीटो पावर हैं,
और 5 वीटो पावर हैं। तो अगर उनमें से 5 वीटो पावर में से किसी ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये सदस्य नहीं बन सकता है, तो वो सदस्य नहीं बन पाएगा वो। जी। और ऐसा हुआ है, एक दो देश ऐसे रहे हैं जिनके जिनके ऊपर एक वीटो हो गया तो वो सदस्य नहीं बन पाया। जी। तो पैलेस्टीन के केस में भी अगर यूएनजीए में रेजोल्यूशन हो भी जाता है कि इसको सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए, नॉट एज ऑब्जर्वर मिशन, एज अ फुल मेंबर, जी। तो जहां तक हमको अंदाजा है, असेसमेंट यही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए इसको पास नहीं करेगा। जी। तो पैलेस्टाइन, हालांकि अगर इसको 160 देश भी मानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट राष्ट्र है और उसे संबंध स्थापित करते हैं एक स्वतंत्र देश के तौर पर, चाहे 170 भी हो, 180 भी हो, अगर यूएसए नहीं मानता है तो वो यूएन का मेंबर नहीं बन सकता है। जी। जी। इसमें एक सवाल ये भी रहेगा कि देखिए हमने हाल ही में देखा था पिछली बार कि जब इस मुद्दे पर वोटिंग हुई थी और वीटो अमेरिका ने किया था, तब बाइडेन का प्रशासन था तो उनकी ओर से वीटो किया था। मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि यूएस अपना स्टांस बदल लेता है और फिलिस्तीन को एक पूर्ण राज्य का दर्जा या परमानेंट एक मेंबरशिप जो है यूएन की मिल जाती है, तो स्थिति में क्या बदलाव आएगा? ये पैलेस्टाइन के लिए कैसी ये सिचुएशन बदल जाएगी? क्या कुछ एक्सेस मिल जाएगा जो अभी नहीं मिल रहा है? देखिए, अगर यूएन को पैलेस्टीन को अगर यूएन की फुल मेंबरशिप मिल जाती है तो बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। एक तो फिर पैलेस्टीन को जो काफी सारी यूएन एजेंसीज हैं, चाहे यूएन यूनिसेफ हो, यूएनडीपी है, यूएनएफपी है, काफी सारी एजेंसीज है, काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ है। तो पैलेस्टीन को उनकी सदस्यता के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा और काफी हद तक संभव है कि वो उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य भी बन जाए। जी। और सदस्य बनने के बाद में इजराइल और पैलेस्टीनियन बराबरी के रुख से एक दूसरे को बातचीत करेंगे ऑन द यूएन प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ये भी पॉसिबिलिटी है, हालांकि बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, कि यूनाइट पैलेस्टाइन अप्लाई कर सकता है कि वो, जब भी इलेक्शन होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, हर 2 साल में 5 मेंबर चेंज होते हैं, कि 2 साल के बाद में पैलेस्टीन को अरब, मान लीजिए अरब देश एंडोर्स करते हैं। आ, अभी मैं आपको बताऊं कि यूएनएससी में आ, एक है अरब सीट। वो अरब सीट 2 साल के लिए मिलती है अफ्रीका ग्रुप से और 2 साल के लिए मिलती है एशिया ग्रुप से। जी। लेकिन हमेशा अरब देशों का एक वहां पर देश मौजूद होता है। अगर अरब देश मानते हैं कि पैलेस्टाइन एक नेक्स्ट अरब देश मेंबर बनेगा, तो आप इमेजिन कीजिए कि वहां पर पैलेस्टीन्स बैठेंगे वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। हालांकि अभी इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इट्स अ होल गेम चेंज है। और इसी जी। वजह से जो है अमेरिका का ये स्टांस रहा है, हमेशा इजराइल के साथ वो इस मामले में खड़ा रहा है, पहले भी वीटो किया था। लेकिन आखिर ये स्टांस क्यों क्यों हमेशा जो अमेरिका है उसने इजराइल का समर्थन किया, इस मामले में वीटो तक कर दिया? ऐसा स्टांस क्यों? ये हम सब जानते हैं। देखिए कि यूएसए में इजराइल की बहुत बड़ी लॉबी है, खाली फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं, वैसे भी काफी सपोर्ट है इजराइल की वहां पर। इजराइल से काफी जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग हार्वर्ड, काफी पैसा भी ज्यादा है इजराइल से। कोलंबिया का ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन वहाँ की ज्यादातर आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस में इजराइल की सपोर्ट रहती है। तो इजराइल की इतनी सपोर्ट है वहां पर यूएसए में कि यूएसए प्रेसिडेंट के लिए कोई भी ऐसा फैसला लेना जो कि इजराइल के खिलाफ जाता हो, मुश्किल होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हालांकि यूएसए के रिलेशंस पिछले एक दशक में मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्री से काफी अच्छे इम्प्रूव हुए। सऊदी अरेबिया से, कतार से, जी। यूनाइटेड अरब एमिरेट से, बहराइन से काफी ज्यादा इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इजराइल ने कतार पर हमला किया, बिल्कुल। हालांकि यूएसए ने उसको कंडेम नहीं, उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी यूएसए इजराइल के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हुआ। तो ये हमने देख फर्क है ये। जी,
जी हमने देखा कि आप अरब देशों की बात कर रहे हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी कतर पर हमले के बाद, सबने जो है कड़ा विरोध किया था इसराइल का, और कहीं ना कहीं एक अनौपचारिक रूप से इस्लामिक नाटो बनाने की भी बात की थी। लेकिन उसके इतर हमेशा से अरब जी देशों ने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है, और वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल उस पर भी सवाल उठाते आए हैं वो। अब हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट आया है इस गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कि जो पश्चिम के देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने भी जी कहीं ना कहीं अपना स्टांस बदला है। तो भारत का इस मुद्दे पर क्या स्टांस है? क्योंकि मैंने हाल ही में खबर देखी कि पहले तो जो है भारत एब्सटेन करता आया था इस मुद्दे पर, लेकिन इस बार जो जब वोटिंग हुई तो भारत ने उसके पक्ष में वोट कर दिया, इसराइल को एक कहीं ना कहीं झटका दे दिया। तो भारत का स्टैंड क्या है? देखिए, जो मेरे ख्याल है भारत की पोजीशन शुरू में, मैं बात कर रहा हूं अराउंड एटीज से, एटीज की और नाइन्टीज की। उस टाइम पर इजराइल की बड़ी प्रो पैलेस्टीन पोजीशन रही है। हमेशा से सपोर्ट किया है पैलेस्टीन कॉज को। हमने हमेशा सपोर्ट किया है कि पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उनका अपना अलग से राज्य होना चाहिए। हमने जब ये दो टू स्टेट थ्योरी एग्रीमेंट हुआ था, ये यूएसए के तहत, जी। तब भी हमने सपोर्ट किया था ये। आप उसके बाद में ये चीज याद रखिएगा कि हालांकि हमारी सपोर्ट पैलेस्टीन को रही है, लेकिन हमारे संबंध इसराइल से भी अच्छे रहे हैं। और इसराइल ने हमेशा सपोर्ट किया इसराइल ने इंडिया हमारी को। मदद, जी, इसराइल ने इंडिया को मदद भी करी है एक दो वॉर के दौरान। और एक तरह से हम ये भी मानते रहे हैं कि इसराइल को एक अलग राज्य का अधिकार है। और जो पहले एक बोलते थे कि जायनिज्म इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एक रेजोल्यूशन, बहुत पहले, मेरे को साल का याद नहीं है, शायद 1970 1971 के आसपास एक रेजोल्यूशन यूएनजीए में पास हुई थी कि जायनिज्म इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बहुत बहुत खराब रेजोल्यूशन देखी हुई। तो जब ये हमारे इजराइल से संबंध हो गए, 1990 के दशक की बात कर रहा हूं मैं ये, तो उस टाइम पर जब ये और दो टू स्टेट थ्योरी को अप्रूवल मिला, तो उस टाइम पर काफी सारे देश इस उम्मीद में थे कि संबंध अच्छे होंगे, और वो मिलकर के जो ये रेजोल्यूशन है यूएनजीए से हटवाना चाहते थे ये। तो उसमें भारत ने काफी बड़ा रोल अदा किया इस रेजोल्यूशन को एनल करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया। और काफी सारे जो लोग थे, अरब और मुस्लिम देश, वो तब भी मानने को तैयार नहीं थे कि इस रेजोल्यूशन में इसराइल का नाम आए और जायनिज्म की कोई रेजोल्यूशन वो अप्रूव करें। तब हमने तरीका निकाला, हमने बताया, और काफी लोगों ने सराहना भी की थी, अरब देशों ने, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इसराइल को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर के ऊपर काम करने का पूरा अवसर मिले। उस टाइम पर से अब तक फिर बदलाव आया है। आपने खुद ही बताया कि पहले पश्चिमी देशों ने इसको टू स्टेट थ्योरी को अप्रूवल नहीं दिया था, अब वो भी अप्रूव कर रहे हैं। जो यूएनजीए में रेजोल्यूशन अप्रूव हुई है, वो टू स्टेट रेजोल्यूशन अप्रूव हुई है, जिसमें भारत ने भाग लिया, और भारत ने उसके समर्थन में फैसला लिया। यूएनजीए के लगभग 95% मेंबर्स ने उसको सपोर्ट किया। तो अगर भारत का फैसला इसके खिलाफ होता, तो हम अपने आप को, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उससे बिल्कुल अलग थलग कर लेते। वो भी सही नहीं होता। क्योंकि भारत के अरब देशों कतार से के भी अच्छे मामले में भी संबंध हमने हैं। समझिए, जी जी, जी। कतार के मामले में भी हमने समर्थन किया है कि इसराइल को कतार पर हमला नहीं करना चाहिए था। हमने उसको बिल्कुल। कंडेम किया है। बिल्कुल। तो हमने पोजीशन जो है मामले के मुताबिक ली है। तो अभी जी जिस तरह से यूएन में ये मसला चल रहा है, और फ्रांस के राष्ट्रपति आकर सीधा सीधा ऐलान कर देते हैं, दूसरे देश भी जो है ऐलान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाज़ा वॉर के कारण, और जिस तरह से क्राइसिस एक तरह से गाज़ा में देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी नेतन्याहू या इजराइल की सरकार बैकफुट पे नज़र आ रही है। परेशानी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि वो बैकफुट पर चले गए हों। मैं नहीं देख रहा हूँ। अब बट उनके गाजा पर हमले बकायदा जारी हैं। रोज पैलेस्टीनी मर रहे हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं कि बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनको मेडिकल मदद नहीं पहुंच रही है। मेरा ख्याल है इसराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।
और जो उल्टा वो इसराइल का धमकी दे रुख रहे हैं, नेतन्याहू ने धमकी दे दी है कि अगर बिल्कुल। किसी और देश में भी जो हमास के समर्थक होंगे उन पर भी ऐसी कतर वाली कार्रवाई जी। करेंगे। उसका एक ट्रिगर और मान यूएसए सकते हैं कि सऊदी इंडिया में डील, सऊदी और पाकिस्तान में डील हो गई। आ ये आपने एक सवाल अलग पूछ लिया, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, आ, वो डिफेंस एग्रीमेंट, उसमें कतार में जो हमला हुआ उसका बड़ा हाथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफी सारी चीजें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया को ये डिफेंस एग्रीमेंट करना उचित लगा। यूएस से सबसे बड़ी भरोसा उठ गया। चीज, जी जी, एक एक बहुत बड़ी वजह है कि जो यूएसए के ऊपर बड़ा भरोसा था कि यूएसए गारंटर है सिक्योरिटी का उस एरिया में, कि अब ट्रंप के दौरान वो गारंटी रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो उनको भी अपने लिए कहीं ना कहीं से बचाव का रास्ता ढूंढना पड़ रहा था। एक तो वजह ये है, और दो तीन वजह और भी हैं। मैं ये कहूंगा, हालांकि पता नहीं कहना कितना उचित है या नहीं है, लेकिन अब मैं खुल के बोल सकता हूँ। जी। एक एक मुस्लिम उम्मा नाम की चीज होती है। अब आप देख रहे हैं कि यूएन में ट्रंप जो हैं मुलाकात करेंगे, जितने भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन उसमें सबसे पाकिस्तान भी बातचीत आएगा। करेंगे। पाकिस्तान भी आएगा। मुस्लिम उम्मा का मतलब यह है कि संसार में इस्लामिक कम्युनिटी के ऊपर कहीं भी कोई हमला हो या उनको महसूस हो कोई खतरा है, तो सारे मुसलमानों का ये एक मजहब है, ये उनका उनका उनकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर खतरा पैदा हुआ है इस्लाम के लिए, उसके लिए वो रक्षा करें, उसको डिफेंड करें। तो मैं ये देख रहा हूं कि बीच में 90 के दशक से लेकर के पिछले 10-20 साल तक ये इस्लामिक उम्मा में थोड़ा बदलाव आया था। ये टेररिज्म बढ़ने के साथ साथ जो इस्लाम वर्ल्ड की यूनिटी थी वो धीरे धीरे कहीं से फ्रेजाइल हो रही थी। लेकिन, और ये बात अब मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं, कि इजराइल के गाजा पर हमले के बाद और ये डिटर्मिनेशन करने के बाद कि हमास को खत्म करेंगे और पैलेस्टीनियंस के लिए अलग स्टेट नहीं होगी, इस्लामिक उम्मा फिर साथ आ रहा है। एक जो इस्लामिक यूनिटी थी, हम चाहे अभी कहें या नहीं कहें, हम बोले कि अरब देश आ रहे हैं, अभी उनका फिर दोबारा साथ आना शुरू हुआ है। और अगर ये इस्लामिक यूनिटी वाकई में इस्लामिक यूनिटी के तौर पर और मजबूती ले लेती है, तब हो सकता है हम एक नया ही और एक वर्ल्ड ऑर्डर हमको देखने को मिले। लेकिन इस्लामिक जी। यूनिटी में एक सवाल ये भी उठता है ना कि हाल ही में एक रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से बयान आया था यूएई के अधिकारियों का कि इजराइल चाहे वेस्ट बैंक पर कब्जा भी कर ले तब भी वो राजनयिक संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, जो कि बाकी जो अरब देश हैं उनके स्टैंड से कहीं ना कहीं अलग है। तो ये यूनिटी को इस तरह के बयान जो हैं कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाते हैं। ऑफिशियल तो देखिए, नहीं, ऐसा है कि सूत्रों के नहीं, हवाले से आए थे। देखिए ग्रेड्स तो रहेंगे। कोई कम साथ देगा, कोई ज्यादा साथ देगा, कोई बिल्कुल साथ नहीं देगा, कोई बिल्कुल ही साथ हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा जो बिल्कुल ही साथ हो, क्योंकि फर्क आएगा। लेकिन जो आपने कहा कि यूएई ने कहा कि वो राजनीतिक संबंध तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब बात सही है आपकी। कतार कतार एक मीडिएटर है, वहां पर इसराइल के डेलीगेशन जाते रहेंगे, वो भी नहीं तोड़ेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वहां पर ये संबंध तोड़ने वाली बात बात आएगी। लेकिन जब कोई परेशानी होगी या किसी चीज का हल ढूंढना होगा, तो उसमें कितना साथ होंगे, कितना साथ नहीं होंगे, इस्लामिक यूनिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। जी। ये मेरा अपना विश्वास है। एक इस्लामिक यूनिटी पे बात कर रहे हैं हम, तो एक वो आपने हम अभी बात की थी कि मुस्लिम देश के नेता जाकर ट्रंप से मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश रहेगी कि देखिए पैलेस्टीन के स्टेटहुड और एक पैलेस्टीन जो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है उसके बीच में सिर्फ यूएन का यूएस का वीटो खड़ा है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप पर दबाव बनाने की भी कोशिश रहेगी। मेरे ख्याल है ये जो मीटिंग होगी, मीटिंग का एक पर्पस यही होगा कि अमेरिका इस मामले में जो सेंसिटिविटीज हैं
अरब देशों के और इस्लामिक देशों की जो उनके विचार आ रहे हैं और जैसे उनके ख्याल हैं, कि उनको समझे जी। और समझ करके फैसला ले कि अगर उसने इजराइल का 100% साथ जैसा अभी दे रहे हैं वो देते रहेंगे at the cost of Arab and Palestinians and the Islamic country, बिल्कुल। अब तो जैसे नुकसान हो सकता है, ये बताने की कोशिश की जाएगी। जी। जी, मिडल ईस्ट में शांति की संभावना अभी भी जी आप अनिश्चित लग रही है। जी, जी। क्या, जी दोबारा बोलिए, आपके पास ठीक से आई नहीं थी पहले। मैं कह रहा हूँ कि मिडल ईस्ट में जो अभी शांति की संभावना देख रहे हैं वो भी अनिश्चित लग रही है, क्योंकि इसराइल जी लगातार फिलिस्तीन स्टेट का विरोध कर रहा है। गाज़ा में अभी भी जो है हमले जारी हैं। इस बीच ये जो टू स्टेट वाली डायलॉग है, टू स्टेट वाला डायलॉग है, अभी भी शांति के लिए दूर की कौड़ी लगता है आपको? आपका क्या आंकलन है, या कोई उम्मीद की किरण देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप न्यूज एंकर हैं, काफी सारी चीज सीखते हैं। 20 लाख देश, 20 लाख लोग अगर जहां पर वो रह रहे हैं उस जगह से निकाला जाए, उनको कहा जाए कि ये आपका मुल्क नहीं है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, और रहेंगे तो आप या तो इलीगल इमिग्रेंट की तरह रहेंगे या रेफ्यूज की तरह रहेंगे, तो क्या होगा आप बताइए। कोई हम 1,000 या 2,000 लोगों की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल। 20 लाख लोग। तो मैं ये कहता मैं समझता हूँ कि आई कांट इवन इमेजिन, मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि अगर पैलेस्टीनियन मुल्क नहीं होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी अगर समय हो जी, जी। तो हिस्ट्री की बात बताता हूँ। 1948 में जब इजराइल यहाँ बना तो ये पूरा देश जहाँ पर बाउंड्री बनी थी बेल्फोर डिक्लेरेशन से, 1912 के डिक्लेरेशन, उस बेल्फोर डिक्लेरेशन से एक इजराइल यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। तो वो जो क्रिएट किया गया, पैलेस्टीन का स्टेट का थोड़ा सा हिस्सा किया गया, लेकिन उस टाइम पर भी पैलेस्टाइन जो एरिया था या देश था, वहां पर ज्यूज भी थे, अरब मुस्लिम भी थे, बेसिकली ज्यूज एंड मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, ये जी। तीनों ही डिनोमिनेशन वहां पर थे। अगर आप कभी जेरूसलम गए हैं, नहीं। आप कभी जेरूसलम जाएं तो जो अल अक्सा मॉस्क का चौक है, आप वहां पर फ्राइडे को 12 बजे खड़े हो जाइए। एक तरफ अलक्सा मॉस्क से जो उन्होंने प्रेयर पढ़ के उनका हुजूम आ रहा होता है, दूसरी तरफ सेपल्चर चर्च से मास के बाद में क्रिश्चियंस का हुजूम आ रहा होता है, और तीसरी तरफ से वेलिंग वॉल से ज्यूज आ रहे होते हैं अपनी वहां पर ये सर पटकने के बाद। और कई बार ऐसा होता है कि तीनों उस स्क्वायर पर आमने सामने आ जाते हैं। मैं था एक एक फ्राइडे को वहां पर, और मैंने देखा है कि उन तीनों हुजूमों में कितना एक जो घृणा का भाव था, अनइमेजिनेबल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एरिया है, ये एरिया है, जन्म स्थान है तीन दुनिया के सबसे रिलीजियस। बड़े धर्मों का, रिलीजियस का। तो जब तक कि कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं निकलेगा, जब तक कि तीनों को मान्यता नहीं मिलेगी, तीनों को उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, दिक्कत बनी रहेगी। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं जी इसी से जुड़ा पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव था इसराइल की कार्रवाई का, वो ये था कि जो हमले किए गए हमास की ओर से उसका बदला लेना या फिर उनको ख़त्म करना। अब जो है ऑब्जेक्टिव्स बदलते नज़र आ रहे हैं, तो आखिर इसराइल ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इसराइल या नेतन्याहू अब रुक क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने ईरान तक पर हमला कर दिया, जितने भी इर्द गिर्द हैं। तो ये नेतन्याहू या इजराइल को ही फैसला लेना ना कि वहां पर शांति कब आएगी, तो ये क्यों रुक क्यों नहीं रहे हैं अभी तक? देखिए, जब ये उन्होंने हमास के ऊपर हमले किए थे, आपको याद होगा कि तब भी नेतान्याहू ने कहा था कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद शांत होंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव बदला नहीं है। दिक्कत ये है कि क्या हमास को खत्म कर पाएंगे, और अगर हमास को खत्म नहीं कर पाएंगे तो क्या ये युद्ध हमेशा के लिए चलता चलता रहेगा बिना खत्म हुए। क्योंकि हस्सा हमास, मैं जहां तक मैं देखता हूं, उसमें से अगर आपके 5,000 आदमी मर भी जाते हैं, उससे हमस खत्म नहीं होगा, और लोग आएंगे।
एक अगर आप इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान भी लेते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए एक जो सॉल्यूशन निकालना पड़ता है कि ताकि वो दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द स्टेट। और एक आखिरी चीज, अगर आप हमास की हिस्ट्री पढ़ें, हमास को बनाया किसने था? जी। आपको मालूम है? हमास को बनाया था इजराइल ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गाजा में पीएनए, पैलेस्टीनियन नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार बने। जी। मोहम्मद महमूद अब्बास और उससे पहले क्या नाम था, जो पैलेस्टीनियन लीडर थे, अराफात साहब, उनसे सख्त घृणा, वो नहीं चाहते थे उनको बन देना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमास को आगे लाया गया था। वो ऐसा ही है कि जैसे हम लोगों ने कुछ ऐसे ग्रुप्स की स्थापना कर दी थी कि शायद वो हो जाए। तो हमास इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, तो आप देखते रहिए आप आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश गोयल जी, आपने बहुत ही यूज़फुल इंसाइट दिए। हमारे दर्शक जो इस मुद्दे पर समझना चाहते होंगे, बिल्कुल उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपने सुना पूर्व राजदूत सुरेश गोयल ने इस पूरे मुद्दे को बेहद बारीकी से समझाया। हर एक एंगल से उन्होंने आपको ये जानकारी दी है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा मिलना चाहिए, या इजराइल का जो स्टैंड है वो सही है? इस पूरे मुद्दे पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।